नमस्कार दोस्तों, मैं रिशु सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पाश्चात्य काव्यशास्त्र में आई रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत तथा काव्य भाषा सिद्धांत। ठीक है, तो आज हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे और इसके पहले के भी सारे टॉपिक वो भारतीय काव्यशास्त्र में और पाश्चात्य काव्यशास्त्र में जो एनटीनेट के सिलेबस में दिया है वो हम पढ़ा चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आई रिचर्ड्स मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत तथा काव्य भाषा सिद्धांत, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आई रिचर्ड का समय है 1893 से लेके 1979 ईस्वी तक। ठीक है, इसका मतलब कि 1893 में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु हुई 1979 ईस्वी में। ठीक है, और इनका पूरा नाम है इवोर आर्मस्ट्रांग रिचर्ड्स और ये 20वीं सदी के मूल्यवादी समीक्षक हैं। तो मूल्यवादी का क्या मतलब होता है वो हम आगे देखेंगे। अभी उनका पूरा नाम याद रखेंगे, इवोर आर्मस्ट्रांग रिचर्ड्स। वैसे पूरा नाम पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पूछ दे तो ध्यान में रखेंगे। उसके बाद जो इनका जन्म हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1893 ईस्वी में। इंग्लैंड के चेशायर शहर में हुआ था इनका जो जन्म हुआ था। तो ये याद रखेंगे, ये इंग्लैंड के रहने वाले थे और वे अर्थशास्त्र एवं मनोविज्ञान के विद्यार्थी थे। ठीक है, और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे। वहीं से इन्होंने डिलिट की उपाधि भी प्राप्त की है। ठीक है, तो ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर भी रह चुके हैं और इन्होंने डिलिट की उपाधि भी इनको मिली थी। इनका रचना काल है 1924 से लेके 1936 ईस्वी के मध्य माना जाता है। मतलब इतने कम समय में ही इन्होंने रचनाएं की है। उन्होंने लगभग 1 दर्जन ग्रंथ लिखे। मतलब इतने कम समय में इन्होंने 1 दर्जन ग्रंथ लिख लिए। सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। तो इनका जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, ये परीक्षा में पूछा जाता है। इनका प्रभाव हिंदी साहित्य पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल रिचर्ड्स के सिद्धांतों के समर्थक और प्रशंसक रहे हैं और ये दोनों ही मूल्यवादी समीक्षक हैं। तो जो रामचंद्र शुक्ल हैं वो भी रिचर्ड्स से ही प्रभावित हैं और वो रिचर्ड्स की तरह ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी मूल्यवादी समीक्षक हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इनका हिंदी साहित्य पे बहुत बड़ा प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि जब रामचंद्र शुक्ल से ही सारा प्रभाव पड़ता है और रामचंद्र शुक्ल ही जब रिचर्ड से प्रभावित हैं तो ये तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि इनका प्रभाव हिंदी साहित्य पर है। ठीक है, उसके बाद आई रिचर्ड्स मनोविज्ञान के क्षेत्र से साहित्य के क्षेत्र में आए थे, इसलिए उनके काव्य सिद्धांत मनोवैज्ञानिक आधार पर स्थित हैं। तो ये मनोविज्ञान के क्षेत्र में थे आई रिचर्ड्स और फिर उससे मनोविज्ञान से साहित्य के क्षेत्र में आए। इसीलिए जो इनका काव्य सिद्धांत है, जो इनका काव्य लिखने का सिद्धांत है कि क्या क्या ज़रूरी है काव्य लिखने के लिए, तो वो मनोविज्ञान पर आधारित है। ठीक है, कला को जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध करना रिचर्ड की आलोचना का केंद्र बिंदु है। मतलब वो कला को जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध करना चाहते थे कि मतलब जीवन जीने के लिए कला बहुत ज़रूरी है जीवन में। तो यही इनका मतलब ये सिद्ध करना ही इनका केंद्र बिंदु था या आलोचना का विषय था। ठीक है, वे बेंथम और मिल के उपयोगितावाद से पर्याप्त प्रभावित रहे हैं। ठीक है, बेंथम और मिल एक समीक्षक हैं, तो उनके जो उपयोगितावाद सिद्धांत है उससे वो प्रभावित रहे हैं, इसीलिए वो जैसे कला को जीवन में उपयोगी मानते हैं। ठीक है, और आइए रिचर्ड्स की प्रमुख रचनाएं देखेंगे कौन कौन सी हैं। तो पहली रचना है उनकी द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, जो 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुई और यह रचना C.K. ऑगडेन और जेम्स वुड के साथ मिलकर इन्होंने लिखी। तो ये रचना इन्होंने अकेले नहीं की थी, 2 लोग और थे इनके साथ, C.K. ऑगडेन और जेम्स वुड। ठीक
ठीक है, और रचना का नाम था द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स। ठीक है, उसके बाद इनकी दूसरी रचना थी मीनिंग ऑफ मीनिंग, जो 1923 ईस्वी में इन्होंने लिखी, और उसका अर्थ था अर्थ का अर्थ। ये रचना भी C.K. ऑगडेन के साथ मिलकर इन्होंने लिखी। तो पहली रचना को 3 लोगों ने मिलकर लिखी और इस रचना को 2 लोगों ने मिलकर लिखी, रिचर्ड्स और C.K. ऑगडेन ने। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924 ईस्वी, साहित्य आलोचना, ये रिचर्ड्स ने अकेले लिखी थी और ये बहुत फेमस बुक भी है उनकी, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ठीक है, फिर उसके बाद साइंस एंड पोइट्री 1925 ईस्वी में इन्होंने लिखी, विज्ञान और कविता। साइंस एंड पोइट्री का मतलब इसका हिंदी में अर्थ भी दिया हुआ है। उसके बाद प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 ईस्वी में इनकी एक और बुक आई, उसका मतलब अर्थ है व्यवहारिक आलोचना, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। तो ये जितनी भी रचनाएं हैं ये सब इम्पॉर्टेंट है, कोई सा भी परीक्षा में पूछ देता है, मतलब कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, उसके बाद कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन 1935 ईस्वी, कॉलरिज की कल्पना शक्ति, ये भी इनकी एक रचना है जो फेमस है। ठीक है, उसके बाद द फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक 1936 ईस्वी, शब्दता का दर्शन, ये इनकी रचना है। और उसके बाद आई रिचर्ड के निम्नलिखित 2 सिद्धांत उल्लेखनीय हैं। तो इनके 2 सिद्धांत हैं, कौन कौन से? पहला है संप्रेषण सिद्धांत, थियरी ऑफ कम्युनिकेशन, और दूसरा है मूल्य सिद्धांत, थियरी ऑफ वैल्यू। तो मतलब मूल्य जिसकी बात करें वो वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं कि मतलब क्या वैल्यूज़ होते हैं जो मतलब इवन हमारे घरों में दिए जाते हैं आपको, या आपको जन्म से प्राप्त होते हैं। और संप्रेषण मतलब कि कम्युनिकेशन। तो 2 इनके सिद्धांत हैं। ठीक है, उसके बाद आई रिचर्ड्स का संप्रेषण सिद्धांत देखते हैं। तो इनका कम्युनिकेशन को लेकर क्या सिद्धांत है वो देखते हैं। तो संप्रेषण को संप्रेषणीयता का सिद्धांत भी कहा जाता है। और रिचर्ड्स का मानना है कि किसी अन्य व्यक्ति की अनुभूति को अनुभूत करना ही प्रेषणीयता है। मतलब कि किसी दूसरे व्यक्ति की जो अनुभूति है उसको अगर हम ठीक तरीके से अनुभव कर लेते हैं तो यहाँ पे एक करेक्ट संप्रेषण हुआ है या प्रेषणीयता हुई है। ठीक है, मतलब अगर जैसे कोई व्यक्ति अपनी अनुभूति को अपनी फीलिंग को बता रहा है और हम उसको ठीक ठीक वैसा ही समझ लेते हैं तो माना जाता है कि वो मतलब एक करेक्ट कम्युनिकेशन हुआ है। ठीक है, उसके बाद विषय की रोचकता व रमणीयता से संप्रेषण में पूर्णता का समावेश होता है। मतलब कि जैसे अगर विषय रोचक हो, रमणीय हो, मतलब सुंदर हो, तो संप्रेषण मतलब पूरा होता है, कम्युनिकेशन अच्छे से हो जाता है। कभी जब स्वयं अपनी अनुभूतियों के साथ एक रस नहीं हो जाता तब तक वे अनुभूतियाँ प्रेषणीयता का गुण ग्रहण नहीं कर सकते। ठीक है, कभी जब स्वयं अपनी अनुभूतियों के साथ एक रस नहीं हो जाता, मतलब वो जब तक अपनी अनुभूतियों को मतलब पूरे समाज के साथ जोड़कर नहीं देखता तब तक वे अनुभूतियाँ प्रेषणीयता का गुण ग्रहण नहीं कर सकती। ठीक है, तो मतलब कवि को जैसे जो भी लिखना है सिर्फ अपनी अनुभूतियों के बारे में नहीं लिखना है, उसे समाज के अधिकतर लोगों की अनुभूतियों का ध्यान रख के मतलब संप्रेषण करना है। ठीक है, संप्रेषण एक स्वाभाविक व्यापार है जिसमें निश्चय ही कवि प्रतिभा स्वतः अज्ञात रूप से कार्य करती है। ठीक है, अनुभूतियों का सहज प्रस्तुतिकरण उस प्रभाव दशा का निर्माण कर देता है। तो जो अनुभूतियों का जो प्रस्तुतिकरण होता है, जो हम अनुभूतियों को बताते हैं, वो प्रभाव दशा को मतलब बना देता है। जो कवि ने अनुभूति की थी मतलब उसको वो बना देता है। संप्रेषण की प्रक्रिया में भाषा का विशेष योगदान है। संप्रेषण की प्रक्रिया में भाषा का जैसे अगर भाषा अलग अलग हुई तभी भी कम्युनिकेशन में बैरियर आ जाता है, तो वही बात यहाँ पे हो रही है। उसके बाद शब्दों के अर्थ बोध एवं बिंब ग्रहण से काव्यार्थ का बोध होता है। ठीक है, तो मतलब जो भी कोई सामने वाला कोई भी शब्द यूज़ कर रहा है, कोई बिंब यूज़ कर रहा है,
तो मतलब उसके जो काव्य का अर्थ होता है उससे ही मतलब काव्य के अर्थ का बोध होता है, मतलब पता चलता है। तो वो मतलब जो भी शब्द और बिंब है वो जिसको आप बातें बता रहे हैं उसके अनुसार होनी चाहिए। मतलब अगर किसी को इंग्लिश इतनी नहीं समझ में आती है, उससे हम इंग्लिश में बात करेंगे तो उसको क्या समझ में आएगा। तो वही बात यहाँ पे हो रही है। तो इस बोध से ही भाव एवं भावात्मक दृष्टि की अनुभूति होती है। ठीक है। उसके बाद रिचर्ड्स का विचार है कि संप्रेषण कला का तात्विक धर्म है। मतलब जो संप्रेषण है वो कला का एक मतलब हिस्सा है। ठीक है। एक कलाकार का अनुभव विशिष्ट और नया होने के कारण उसकी संप्रेषणीयता समाज के लिए मूल्यवान है। मतलब एक कलाकार जो है अगर उसका अनुभव नया है, विशिष्ट है, तो जो उसकी संप्रेषणीयता है, जो वो बातें मतलब समाज को बताना चाहता है, तो वो समाज के लिए मूल्यवान हो जाती है। जैसे कि इवन सिनेमा के माध्यम से भी जैसे बहुत सारी चीज़ें, नए नए मुद्दे दिखाए जाते हैं, या मतलब बहुत सारे लोगों में जो मुद्दे हो रहे हैं जो लोग बोल नहीं पाते, वैसी चीज़ों को दिखाए जाते हैं, तो वो समाज के लिए मूल्यवान है। ठीक है। उसके बाद रचना में जितनी प्रबल और प्रभावशाली संप्रेषणीयता होती है वह उतना ही बड़ा कवि या कलाकार होता है। मतलब कि किसी रचना में जितना ही ज़्यादा प्रभावशाली या प्रबल संप्रेषणीयता हो, मतलब प्रभावशाली कोई मुद्दे को लेकर बात की जाए, तो वो मतलब उतना ही बड़ा कवि और कलाकार आगे जाके बनता है। ठीक है। उसके बाद रिचर्ड्स के अनुसार प्रेषणीयता को प्रभावी बनाने के लिए इन बातों की आवश्यकता होती है। मतलब रिचर्ड्स मानते हैं कि जैसे कम्युनिकेशन के लिए कुछ बातों की आवश्यकता होती है। तो पहली बात है, कवि या कलाकार की अनुभूति व्यापक और प्रभावशाली होनी चाहिए। मतलब जो कवि है या कलाकार है उसकी जो अनुभूति है, मतलब जो फीलिंग है, वो व्यापक और प्रभावशाली होनी चाहिए। मतलब इसका क्या मतलब है? व्यापक का मतलब कि जैसे वो, क्योंकि फीलिंग उसकी इसलिए व्यापक और प्रभावशाली इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो वो फील करेगा वही तो वो लिखेगा। तो उसकी जो फीलिंग है व्यापक होनी चाहिए, मतलब बहुत सारे लोगों को लेकर के होनी चाहिए, ना कि वो सिर्फ ऐसी फीलिंग हो जो सिर्फ उसकी खुद की हो और किसी से मैच ना करे। तो ऐसी फीलिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसी होनी चाहिए कि समाज में लगे कि मतलब जब कोई भी व्यक्ति सुने तो लगे कि अरे ये तो मेरा ही दुख बयां कर रहा है। ठीक है। तो वैसा होना चाहिए और प्रभावशाली होना चाहिए, उस पर प्रभाव डालने वाला होना चाहिए। ठीक है। अनुभूति के क्षणों में आवेगों का व्यवस्थित ढंग से संतुलन होना चाहिए। मतलब कि जब आप कुछ अनुभव कर रहे हैं तो जो आवेग उठते हैं मन के अंदर, उसका व्यवस्थित ढंग से संतुलन होना चाहिए। मतलब आप उसको कंट्रोल कर सके, ये नहीं कि मतलब बिल्कुल पागल ना हो जाए किसी अनुभूति को फील करते हुए। ठीक है। उसके बाद वस्तु या स्थिति के पूर्ण बोध के लिए कवि में जागरूक निरीक्षण शक्ति होनी चाहिए। ठीक है। वस्तु या स्थिति के पूर्ण बोध के लिए मतलब जो कोई वस्तु है या स्थिति है उसके पूर्ण मतलब पूरी जानकारी के लिए कवि में जागरूक निरीक्षण होना चाहिए। मतलब वो जागरूक होकर उसका निरीक्षण करना चाहिए, ना कि मतलब किसी की और की बातों पे मतलब किसी और की बातों में आके और अपना डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है। तो उसके बाद कवि के अनुभव और सामाजिक अनुभव में तालमेल होना चाहिए। मतलब जो कवि का खुद का अनुभव है और समाज का जो अनुभव है उसमें तालमेल होना चाहिए। ये नहीं कि समाज के ज़्यादातर लोग कुछ और फील कर रहे हैं और कवि का अनुभव उससे बिल्कुल मैच ही नहीं कर रहा है, तो वो समाज के लिए कहीं ना कहीं मूल्यवान नहीं होगा। ठीक है। यदि दोनों में अंतर हो तो कल्पना की सहायता से भाव व विचारों का संप्रेषण होना चाहिए। अगर दोनों में अंतर हो भी जाता है तो कल्पना की सहायता लेकर के जो उनके भाव है और विचारों का संप्रेषण होना चाहिए, मतलब आदान प्रदान होना चाहिए। उसके बाद रिचर्ड्स ने प्रयोग की दृष्टि से भाषा के दो रूप माने। तो रिचर्ड्स हैं, उन्होंने भाषा के दो रूप माने हैं प्रयोग की दृष्टि से। पहला है वैज्ञानिक भाषा। वैज्ञानिक भाषा में सूचनात्मक, तथ्यात्मक अथवा अभिवात्मक भाषा का प्रयोग होता है। मतलब जो वैज्ञानिक भाषा होती है वो सूचनात्मक होती है, मतलब कि एक तरह से ज़्यादातर चीज़ें सिद्ध की हुई होती है और सत्य होती है। तो मतलब
वो सर्वमान्य होती है एक तरह से, ठीक है, जो वैज्ञानिक भाषा होती है। उसके बाद जो रागात्मक भाषा है, जबकि काव्य की भाषा रागात्मक और भाषा में भावात्मक अर्थ की प्रधानता होती है, मतलब कि भाव से अर्थ लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद रागात्मक भाषा का प्रयोग रचनाकार करते हैं। इसमें प्रतीकों, बिंबों और भावों, संकेतों को विशेष महत्व दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है इस भाषा में प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, बिंबों का, भाव का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और यही भाषा कवियों और रचनाकारों की अनुभूति को संप्रेषित करने में समर्थ होती है। तो जो रागात्मक भाषा है वही कवियों और कलाकारों के या रचनाकारों की जो अनुभूति होती है उसको संप्रेषण करने में, मतलब समाज में आदान प्रदान करने में समर्थ होती है। रिचर्ड्स ने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में अर्थ के 4 प्रकार माने हैं, ठीक है। तो जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है, इन्होंने अर्थ के 4 प्रकार बताए हैं। वो कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। पहला है अविदार्थ या वाच्यार्थ। यह वस्तु स्थिति से परिचित कराने वाली शक्ति है, ठीक है। जो अविधार्थ है या सेंस जिसको कहते हैं, ये वस्तु स्थिति जो वस्तु स्थिति चल रही है उससे परिचित कराने वाली शक्ति है। उसके बाद भाव या फीलिंग, जो वक्ता की वह भावना जो शब्दों के प्रयोग से व्यक्त करना चाहता है, मतलब जो भी वक्ता है वो शब्दों के प्रयोग से अपनी जो भावनाओं को व्यक्त करता है उसे ही फीलिंग या भाव कहते हैं। उसके बाद स्वर, लहजा या टोन के माध्यम से लेखक का श्रोता या पाठक के प्रति दृष्टिकोण प्रकट होता है, मतलब आप किस टोन में बात कर रहे हैं इससे मतलब आपका दृष्टिकोण पता चलता है, मतलब कि आपका सोचने का एक वो पता चलता है। जैसे अगर आप गुस्से वाली टोन में बात कर रहे हैं तो इससे सामने वाले को पता चल जाएगा कि आप गुस्सा हैं, ठीक है। तो ये बात मतलब ये हुआ। उसके बाद अभिप्राय मतलब कि इंटेंशन, इसके द्वारा वक्ता या लेखक अपना अभिप्राय व्यक्त करता है, मतलब अपना इंटेंशन के द्वारा क्या होता है, जो वक्ता या लेखक होता है वो अपना अभिप्राय व्यक्त करता है कि मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, ठीक है। उसके बाद आइए रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत क्या है, तो मूल्य मतलब कि वैल्यू। तो मूल्य सिद्धांत को कला का मूल्यवादी सिद्धांत या उपयोगितावादी सिद्धांत भी कहा जाता है। तो जो मूल्य सिद्धांत है उसको उपयोगितावादी सिद्धांत भी कहा जाता है। उसके बाद रिचर्ड्स ने ब्रैडले के कला के लिए है सिद्धांत का खंडन करते हुए कला व नीति का परस्पर संबंध स्वीकार किया है। तो जो रिचर्ड्स हैं वो उन्होंने ब्रैडले के सिद्धांत को जो कि उनका सिद्धांत था कला के लिए है, उस सिद्धांत का खंडन किया और कहा कि कला व नीति का परस्पर संबंध है, ठीक है। इसको इन्होंने स्वीकार किया, ठीक है। उसके बाद रिचर्ड्स स्वयं क्या कहते हैं मूल्य सिद्धांत के बारे में, एक श्रेष्ठ कला वह है जो मानव सुख की अभिवृद्धि में संलग्न हो, मतलब इनका मानना है कि एक अच्छी कला वही है जो मानव के सुखों को बढ़ाए। उसके बाद पीड़ितों के उद्धार या हमारी पारस्परिक सहानुभूति के विस्तार से जुड़ी हुई हो, मतलब कि उससे पीड़ितों का उद्धार हो सके या हमारी जो पारस्परिक सहानुभूति हो उसका विस्तार हो सके, ठीक है। जो हमारे नूतन और पुरातन सत्य का आख्यान करे, मतलब जो नूतन मतलब कि जो नए और पुरातन मतलब जो पुराने जो सत्य हैं उसका आख्यान करे, जिससे इस भूमि पर हमारी स्थिति और सुदृढ़ हो, मतलब कि इस जो धरती पे हम लोगों ने जन्म लिया तो हमारी स्थिति और अच्छी होनी चाहिए, जो हमारी रचनाएं होती है उससे, तो वह महान कला होगी। मतलब अगर हमारी स्थिति बदलती है तभी मतलब उस चीज़ को पढ़ने या मतलब प्रयोग में लाने से अगर हमारी स्थिति बदलती है तभी वह एक महान कला होगी, ठीक है। उसके बाद रिचर्ड्स के अनुसार सृजन के क्षणों में कलाकार सर्वोत्तम स्थिति में होता है, मतलब रिचर्ड्स कहते हैं कि जब कोई कलाकार सृजन करता है, मतलब कोई कविता की रचना करता है या कोई वस्तु बनाता है तो वह अपनी सर्वोत्तम स्थिति में होता है उस समय, ठीक है। काव्य की उपयोगिता भी यही है कि पाठक भी उस मानसिक स्थिति के निकट पहुँचे, मतलब कि जो काव्य लिखा जाता है उसकी भी उपयोगिता तभी सिद्ध होती है कि जब पाठक है तो जब वो पढ़ता है तो उसकी जो मानसिक स्थिति है, मतलब जो कवि की मानसिक स्थिति है उसके निकट मतलब उसका पाठक भी पहुँचे।
तो तभी उस काव्य की उपयोगिता है, वरना नहीं है। ठीक है, रिचर्ड्स ने इसे ही काव्य का मूल्यवान रूप माना है। तो मतलब अगर ऐसा होता है, अगर पाठक अगर कवि के मानसिक स्थिति तक पहुंचता है काव्य को पढ़ते हुए, तो तभी वो एक मूल्यवान कविता या रचना होगी। ठीक है, उसके बाद रामचंद्र शुक्ल ने इसे ही हृदय की रसदशा कहा है। मतलब जो रामचंद्र शुक्ल हृदय की रसदशा बताते हैं, वो इसे ही काव्य का जो मूल्य सिद्धांत है उसी को वो हृदय की रसदशा को कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसमें लास्ट टॉपिक है, विशेष तथ्य। तो इसमें क्या बताया गया है उसको देखते हैं। रिचर्ड्स ने संप्रेषण और भाषा पर विचार किया और वैज्ञानिक भाषा को अलग माना। तो जो रिचर्ड्स हैं उन्होंने संप्रेषण पे और भाषा दोनों पे विचार किया और वैज्ञानिक भाषा को अलग माना, वो हम पहले देख चुके हैं। उसके बाद सर्वप्रथम अंग्रेजी साहित्य में पहली बार व्यवस्थित और व्यापक रूप से सौंदर्य शास्त्र को रिचर्ड्स ने प्रतिस्थापित किया। मतलब जो सौंदर्य शास्त्र है उसको सर्वप्रथम रिचर्ड्स ने ही प्रतिस्थापित किया है। ठीक है, उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल रिचर्ड्स के सिद्धांतों के समर्थक प्रशंसक रहे हैं। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो रिचर्ड्स से प्रभावित हैं, रिचर्ड्स के विचारों से प्रभावित हैं। उसके बाद आइए रिचर्ड्स ने आलोचना को मनोविज्ञान की एक शाखा माना है। तो आई रिचर्ड्स जो हैं वो आलोचना को मनोविज्ञान की शाखा मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है। और अगर इस टॉपिक को लेके आपके मन में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।